हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और प्यारी सी वीडियो में। मेरा नाम है प्रांजल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं खंडल कैपिटल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ टर्मिनोलॉजीज को कवर किया है, आज हम उन टर्मिनोलॉजीज की आगे बात करेंगे, कुछ और टर्म्स को हम लोग समझेंगे और आज की क्लास में बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। और अब आपको बहुत मजा आने वाला है। होप सो आपको पहली वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, लाइक्स देखे, मजा आया मेरे को देख के, एक मोटिवेशन मिला। तो इसी तरीके से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। इस वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा आपको स्क्रीन विजिबल होगी, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अगर मैं बताऊं तो हमने बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशन, बाइंग, सेलिंग। और सेलिंग के अंदर दो टाइप की सेलिंग होती है। एक आपका होता है कि पहले आप बाय करते हो, देन उस पोजीशन को क्लोज करने के लिए आप सेल करते हो। एंड देन आपका एक होता है शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप शेयर्स को पहले बेचते हो एंड देन उसकी प्राइस कम होने पर आप लोग वापस उसे खरीदते हो। राइट, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टर्म्स टू नो, मतलब आज की क्लास में हम ये टर्म्स जानेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टर्म हम लोग जानने वाले हैं वो है हमारा टारगेट। सेकेंड टर्म हम लोग जो जानने वाले हैं वो है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। थर्ड टर्म हम लोग जो जानने वाले हैं वो है हमारा एवरेजिंग। ये सब आप लोगों ने सुनी होगी टर्म्स, क्या होती है इन डिटेल जानेंगे, इन डिटेल समझेंगे। एक एक टर्म में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है। स्टॉप लॉस के अंदर एक चीज और होती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आप लोगों ने सुना होगा, बट कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लास में बने रहो, आगे सारी चीजें क्लियर होगी। एवरेजिंग, पिरामिडिंग, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे आर्बिट्राज। ये टर्म आप लोगों ने कम सुनी होगी, बट ये टर्म वैसे आप लोगों के काम की है भी नहीं। मतलब हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हम लोगों के काम में आर्बिट्राज बहुत कम आता है। बट फिर भी एक ऐसी टर्म है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आप बता पाओ। उस हिसाब से जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आपको आर्बिट्राज भी दिमाग में होना चाहिए, तो आर्बिट्राज में आपको कवर कराऊंगा। ठीक। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइम फ्रेम्स। कितने टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं, आप कितने टाइप के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा आप लोगों ने सुना होगा 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा 1 डे, 1 आवर, 1 वीक और 1 मंथ। जनरली यही टाइम फ्रेम्स में सब लोग ट्रेड करते हैं और यही टाइम फ्रेम्स को आप सुनते भी होंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक अच्छी सी टर्म है जिसको आपको जानना जरूरी है और ये आपके एफएनओ का सबसे बेसिक चीज है, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसे हमें जानना है। इसके बाद हमें जानना है एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी। मतलब ओटीसी का मतलब होता है ओवर काउंटर, ओवर ओवर द काउंटर। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर मार्केट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली टर्म से आज की, जो कि है टारगेट। अब टारगेट यार, जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ आ रहा होगा, टारगेट का मतलब ठीक है आपका लक्ष्य। मतलब अगर मैं हिंदी शुद्ध हिंदी में बोलूं तो आपका लक्ष्य। अब सर ट्रेडिंग में तो क्या है, हम किसी भी ट्रेड में घुसते हैं तो सबसे पहले, सर अगर मैं सच बताऊं, हम तो किसी भी ट्रेड में घुसते हैं ना तो बिना किसी रिसर्च के अंधाधुंध घुस जाते हैं। मैंने कहा तभी तो लॉस खाता बेटा, ये नहीं करने का। जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर हो रहे हो, आप सबसे पहले ये डिफाइन करोगे कि आप किस टारगेट तक के लिए इस ट्रेड में एंट्री ले रहे हो। ठीक है। कितने टाइम फ्रेम के लिए एंट्री ले रहे हो, मतलब आपको एक दिन में ही बेचना है या 3 दिन होल्ड करके बेचना है या एक वीक में बेचना है या एक महीने में बेचना है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट आपको ये चीज पहले से प्री डिफाइन रखनी पड़ेगी कि मेरे को कब बेचना है और कितने प्राइस पे बेचना है। ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, एक आइडिया, एक एजम्पशन। तो वो जो आइडिया, वो एक एजम्पशन है, वो होता है आपका टारगेट, कि कम से कम इस ट्रेड में अगर मैं एंटर हो रहा हूं तो इस लेवल तक तो प्राइस आए तभी मैं एग्जिट होऊंगा, वरना मैं एग्जिट नहीं होऊंगा। अगर मूव अच्छा आ गया, उससे ऊपर जा रहा है, तो ठीक है हम टारगेट को वापस से नया कर लेंगे, ऊपर का टारगेट रख लेंगे, ऊपर का टारगेट सेट कर लेंगे, रीडिफाइन कर लेंगे टारगेट को, क्या दिक्कत है। बट एक मिनिमम लेवल कि यहां तक तो मैं पहुंचूंगा ही, तो इसे हम लोग कहते हैं टारगेट। ठीक है। ये इसमें कुछ लिखने वाली चीज है नहीं कि अगर जैसा लिखे कि जिस टारगेट के लिए आप लोग, जिस प्राइस के लिए आप लोग मिनिमम ट्रेड लेते हो, तो मैं इसको यहाँ पे उसी तरीके से लिखता हूं, जिस प्राइस के लिए
आप लोग मिनिमम ट्रेड लेते हो, ठीक है, ये होता है आपका टारगेट। अब सर टारगेट तो समझ आया सर, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाली और कोई चीज है नहीं। तो सर आगे बढ़ो। अब आपने एक चीज बोली कि किसी भी ट्रेड में एंटर होते हैं तो टारगेट स्टॉप लॉस ये दोनों हम फिक्स करते हैं। तो सर स्टॉप लॉस क्या होता है, एक बार समझाना ना सर। सर थोड़ा सा ना आप कलर में कंजूसी मत करो सर, इतने सारे कलर्स आपके पास हैं, थोड़े से कलर चेंज करके बता दो। मैंने कहा सॉरी, कलर चेंज करके पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। देखो स्टॉप लॉस क्या होता है, आप किसी भी ट्रेड में घुस रहे हो, मान लो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाना शुरू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं ना, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है आप उसको होल्ड करते रहोगे। ठीक है, एक लेवल तक आप सर्टेन होल्ड कर सकते हो कि आपका एक लेवल तक का घाटा, आप इतना घाटा खा सकते हो, पर एक लेवल से ज्यादा तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे घाटे में ही एग्जिट करना पड़े। ठीक है, तो उसे जो हम कहते हैं ना कि किस लेवल तक का मैक्सिमम घाटा मैं अचीव कर सकता हूं, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि इतना मैक्सिमम लॉस मैं बेयर कर सकता हूं, इतना मैक्सिमम घाटा मैं खा सकता हूं, इससे ज्यादा का घाटा मैं खा ही नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर हम लोग सिर्फ 0.5% का घाटा रखेंगे। मतलब मेरी कैपिटल अगर मैंने किसी भी ट्रेड में मान लो सपोज 1 लाख रुपए डाली, तो उसका सिर्फ 0.5% आपका घाटा होगा और बाकी आपका फायदा होगा। ठीक, अब मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो, स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस की प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सब चीज हम आगे जानेंगे जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ हम स्टॉप लॉस का मतलब मानेंगे, समझेंगे। तो स्टॉप लॉस का जो बेसिक मतलब होता है कि आप मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं स्टॉप लॉस। अब सर स्टॉप लॉस के डायरेक्ट लग जाता है, मतलब मेरे ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया और ये एग्जिट कर दे इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो देखो सब कुछ अब ऑटोमेटेड होता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको आपके ब्रोकर के पास जाना है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो आपको जाके स्टॉप लॉस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो आपसे दो चीजें पूछेगा, आपने हमेशा देखा होगा, शायद आप लोग अगर ट्रेड करते हो या कभी आपने टर्मिनल खोल के देखा है तो आप लोगों को दिखा होगा, दो चीज वो पूछता है आपसे। पहला पूछता है ट्रिगर प्राइस और दूसरा पूछता है लिमिट प्राइस। सर हाँ ये पूछता तो है सर, बट कभी ना मुझे समझ नहीं आया कि ये होती क्या है दोनों प्राइसेस। तो मैंने कहा देख ध्यान से सुनना, दोनों प्राइस क्या होती है। ट्रिगर से आपको समझ आ रहा है कोई चीज को ट्रिगर करना, मतलब कोई चीज को ट्रिगर करना। जैसे कि सर एग्जांपल दो तो। मैंने कहा एक चीज सोचना, मान ले लेट अस सपोज तेरा एक स्टॉक है एक्स वाई जेड, तेरा एक स्टॉक है एक्स वाई जेड जिसकी प्राइस 1400 रुपये है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस। आपने, ये आप हो, ठीक है, आपने ये स्टॉक को बाय किया एट द प्राइस ऑफ, एट द प्राइस ऑफ 1400 और क्वांटिटी आपने बाय की 100 रुपये, 100 क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आई, 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप बोलते हो कि सर मैं इसमें पता है कितना घाटा खा सकता हूँ। सर मैं मैक्स टू मैक्स ना इसमें मैं 1,000 रुपए का घाटा खाना चाहता हूँ, मतलब मैक्सिमम लॉस मैं कितना रखूं। सर मैं ना 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं गंवाना चाहता इस ट्रेड में, ये पर्टिकुलर एक ट्रेड है जिसे मैं T1 कह देता हूँ, ट्रेड 1। तो सर मैं इसमें ना 1,000 रुपए ज्यादा का घाटा नहीं खाना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है, तूने बाइंग का ट्रेड लिया है, इसका मतलब तेरा स्टॉक अगर ऊपर मूव होगा तो तेरे को फायदा होगा। बोले सर एकदम परफेक्ट बात। तो मैंने कहा अगर स्टॉक तेरे अगेंस्ट में जाने लग गया तो तू कहां तक की प्राइस पे उसको बेयर कर सकता है। ठीक है, तो उसको कहां तक की प्राइस पे बेयर कर सकता है। ठीक, तो जैसे कि लेट अस सपोज मान लो अभी करंट मार्केट प्राइस 1400 रुपये है, करंट मार्केट प्राइस। ये प्राइस एक केस में तो केस 1 ये गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते ये 1350 आ गया। ठीक है सर 1350 आ गया। और केस 2 ये गिरते गिरते 1300, 1300 भी नहीं आया, 1300 से नीचे चला गया, लेट अस सपोज 1300 से नीचे चला गया, 1290 तक आ गया। तो सर आपने बोला कि मैं ना 1,000 रुपये ज्यादा का घाटा नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं 1,000 रुपये ज्यादा का घाटा नहीं लेना चाहता। तो कोई बात नहीं, आप मत लो। आप एक बार इस केस में ना, केस नंबर 1 में घाटे को कैलकुलेट करो कितना लॉस हो रहा है। 50 पॉइंट डाउन है स्टॉक। ठीक है, 100 रुपये का मेरा घाटा है, 100 रुपये की मेरी क्वांटिटी है, कितना लॉस हुआ। सर ये तो 5,000 का घाटा हो गया। सर ये तो 5,000 का घाटा हो गया। मैंने कहा हाँ, और इस केस में तो सर घाटा और बड़ा हो गया ना। कैसे सर। सर 1400 पे लिया था, 110 पॉइंट डाउन आ गया, तो 110 इंटू में मेरा 100, सर ये तो 11,000 समथिंग का मेरा घाटा हो गया।
तो सर मुझे ना सिर्फ 1000 रुपये का करना है। मैंने कहा तो तू क्या करेगा, 1000 रुपये कब तेरे लॉस में आ जाएंगे, कब आएंगे, जब आपकी क्वांटिटी 100 है, स्टॉक सिर्फ 10 पॉइंट गिरे। मान लो एक केस नंबर 3 में मानता हूं, केस नंबर 3, ठीक, आपका स्टॉक 10 पॉइंट गिर गया, 1390 आ गया, आपका कितने का घाटा होगा इस केस में? अभी अनरियलाइज लॉस कितने का दिखा रहा है, -10 इंटू में 100। सर ये कितने का लॉस दिखा रहा है? सर ये सिर्फ 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो सर यही तो मेरे को था कि अगर मेरा ट्रेड अगेंस्ट में चलना शुरू हुआ, अगर 1000 रुपये का घाटा हुआ, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर मेरे को उसमें रिबाउंड का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक रिबाउंड यहाँ से अभी नहीं मारेगा और गिरेगा, तो मैं 1000 पे एग्जिट हो जाऊंगा। तो एक केस तो है कि आप प्राइस के ऊपर वॉच रखो, कंटिन्यू वॉच रखो कि हाँ ये जब मेरी प्राइस आएगी मैं एग्जिट हो जाऊंगा, 1000 रुपये का घाटा हो गया, मैं बाहर आ गया। अब आप ये चीज तो देख के बैठोगे नहीं, ठीक है, पूरे दिन तो स्क्रीन के आगे बैठोगे नहीं कि हाँ यार मेरा घाटा हो गया, घाटा हो गया, प्राइस आ गया, प्राइस आ गया, प्राइस आ गया, मैं एग्जिट करूँ। अब आप क्या करते हो, अपने ब्रोकर के पास जाते हो। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप गए अपने ब्रोकर के पास, कोई भी हो सकता है, ज़ीरोधा, एंजल वन, कोई भी। आप गए ब्रोकर के पास कि ब्रोकर भाई एक चीज समझ, मेरे को ना सिर्फ 1000 रुपये का लॉस करना है, मैक्स टू मैक्स। तो तू ना मेरे बिहाफ पे ना जब 1000 रुपये का लॉस दिखाने लग जाए तू काट देना ट्रेड को, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा ना बाहर जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं कार चलाऊंगा। अब मैं कार चलाऊंगा तो मैं फोन तो चला नहीं पाऊंगा, ठीक है, फोन को तो यूज करते नहीं कार चलाते टाइम, तो ना मेरे पास टाइम नहीं है स्क्रीन देखने का, पर मुझे डर है कि मेरा घाटा ना बड़ा हो जाए। मान लो मैं कार चला रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, अचानक से घाटा 10,000 का घाटा हो गया, मैं वो नहीं चाहता, मैं सिर्फ 1000 रुपये का घाटा चाहता हूँ। तो तू मेरे बिहाफ पे ना जब 1000 रुपये का लॉस दिखाने लग जाए तो तू वो ट्रेड मेरे बिहाफ पे क्लोज कर देना। ब्रोकर ने बोला ठीक है भाई, मेरा काम है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट तू ये तो बता दे मुझे कि 1000 रुपये का घाटा होगा, वो कितनी प्राइस अगर गिरेगी स्टॉक की तो मैं बेचूं। ये तो बता के जा कि स्टॉक अगर तू 1400 पे बाय कर रहा है तो कौन से प्राइस पे स्टॉक आएगा जब 1000 रुपये का घाटा होगा, ये मुझे बता दे। इतनी कैलकुलेशन मुझे नहीं आती, मुझे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करना आता है। तू मेरे को प्राइस बता के चले जा कि किस प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कि 1000 रुपये का घाटा हो जाए और मैं बाहर आ जाऊं। तो बोले ठीक है। तो ब्रोकर ने बोला देख तू मेरे को ना 2 प्राइस बता, मैं ना थोड़ा सा आलसी टाइप का बंदा हूँ, मैं क्या अचानक से जब तू बोलेगा ना ओए प्राइस आ गई, प्राइस आ गई, प्राइस आ गई, एग्जिट कर, एग्जिट कर, एग्जिट कर, मैं ना थोड़ा घबरा जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना वो हो जाता हूँ, अचानक से चौंक जाता हूँ, मेरे ना फिर रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते। तो बोले अरे यार क्या ऐसी बात कर रहा है यार तू ब्रोकर भाई। बोले नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, तू मेरे को ना 2 प्राइस बता के जा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। बोले ये क्या बवाल ले आया तू? आपने बोला सर ब्रोकर भाई ये क्या बवाल ले आया आप? बोले अरे भाई बवाल नहीं है, ट्रिगर का नाम है कि किस प्राइस पे आके मैं जाग जाऊं। ब्रोकर बोल रहा है ट्रिगर का मतलब है कि ऐसी कौन सी प्राइस है जिस पे आके मैं जाग जाऊं कि हाँ यार मेरे को वो बोल के गया है कि वो घूमने गया है, मेरे को उसके बिहाफ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, उसका घाटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो मेरे भरोसे अपनी ट्रेड छोड़ के गया है। तो ऐसी कौन सी प्राइस है कि मैं जाग जाऊं ताकि मैं चौकन्ना होकर तेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने पे ध्यान दूं। बोले अच्छा, मतलब तेरे को मैं ये एक टाइप का अलार्म टाइप का है कि आपको अगर 7 बजे उठना है तो मैं 6:30 पे तेरे को एक बार रिमाइंडर दूं कि 7 बजने वाली है, तो तेरी थोड़ी सी नींद खुलेगी तो तू सबकॉन्शियस में आएगा, तो तू 7 बजे उठ पाएगा। बोले हाँ, ये बिल्कुल उसी टाइप की चीज है कि आप मुझे रिमाइंडर दो, मैं उसके बाद अपने होश में आऊंगा और उसके बाद मैं अपना एग्जीक्यूट करूंगा। बोले ठीक है। बोले ट्रिगर प्राइस क्या, मेरे स्टॉप लॉस प्राइस जो है, जिस प्राइस पे मेरा 1000 रुपये का घाटा हो रहा है उससे ऊपर की प्राइस होगी? अरे मतलब देखो 1400 पे आपने बाय किया, ठीक है, 1400 पे आपने बाय किया, जब ये 1390 आएगा तब आपका 1000 रुपये का घाटा होगा। तो ब्रोकर ने मुझे बोला थोड़ा सा मुझे पहले जगा देना। तो क्या मैं इसको लगभग 1395 या 1395 आने पे जगा दूंगा क्या कि भाई 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 जाग जा, जाग जा, 500 रुपये का घाटा हो चुका है, रेडी रहे, 1000 का होते ही तुझे बाहर आना है। तो सर हाँ, तो मतलब मेरी जो स्टॉप लॉस की मैक्सिमम लिमिट है, मतलब मेरे को इस प्राइस पे तो बिकी जाए, इसके बाद कोई भी प्राइस आएगी तो वो मेरा घाटा बढ़ाएगी, 1000 से ज्यादा का ही घाटा होगा और वो मैं चाहता नहीं। तो मैक्सिमम लिमिट प्राइस कौन सी हो सकती है आपकी? 1390 की, इससे ऊपर तो जाए नहीं, मतलब इस प्राइस पे तो एग्जीक्यूट हो ही जाए। अब 1390.15 पे एग्जीक्यूट हो, 1390.25 पे एग्जीक्यूट हो या 1389.95 पे एग्जीक्यूट हो, ये सब एक ही रेंज की बात है, पॉइंटों में डिफरेंस चलेगा, बट एक पॉइंट बढ़ते ही ना मेरे 100 रुपए का घाटा बढ़ जाता है, तो एक पॉइंट ना बढ़े। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट तो 1390 की है, तो लिमिट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 1390। और मुझे ये पता था मेरे को ब्रोकर को जगाना है, तो ब्रोकर को जगाने वाली प्राइस कौन सी हो जाएगी? 1395। मतलब जिस प्राइस पे मैं ब्रोकर को एक अलर्ट दूं कि भाई प्राइस आने वाली है, जाग जा, उसे हम कहेंगे ट्रिगर प्राइस। और मैक्सिमम जिस प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है
या मैक्सिमम जिस प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे लिमिट प्राइस, कि इससे ज्यादा की प्राइस तो गिरनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा की प्राइस तो आनी नहीं चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया क्या, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस का स्टॉप लॉस में। तो जब भी आप स्टॉप लॉस सेट करते हो तो आप एक ट्रिगर प्राइस भरते हो, एक लिमिट प्राइस भरते हो, और उसके बाद आपका ब्रोकर हर चीज कर देगा आपके बिहाफ पे। आपका ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाना शुरू हुआ तो आपके बिहाफ पे वो बेच देगा, या फिर जो भी आपका ट्रेड है खरीद लेगा, जैसा भी हो, बट आपका लॉस मिनिमम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? स्टॉप लॉस का कंसेप्ट सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आप ना सिलेबस पे चल जाओ वापस से, क्या क्या टर्म्स हम पढ़ लिए अभी। सर टारगेट पढ़ लिए, स्टॉप लॉस पढ़ लिए, अब सर ये बताओ अभी कि क्या नई जमाने की आप टर्म लेके आए हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैंने कहा अरे भाई नई जमाने की नहीं है, ये बहुत बवाल चीज़ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज दी बेस्ट चीज़ एवर। सर कैसे? मैंने कहा बताता हूँ, देख ध्यान से देखना, बस तू देखते रह, बस सुनते रह और देखते रह। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मेरे को एक चीज़ बताओ, लेट अस सपोज, एक सेकेंड, अच्छे से कलर से लाइन बनाएंगे ताकि बढ़िया बढ़िया हो जाए। ठीक है, 3 लाइनें बना रहा हूँ सर, ये क्या कर रहे हो आप, चलो 2 ही बना दो सर। ठीक है, आपका स्टॉक ये आपकी करंट मार्केट प्राइस है, लेट अस सपोज 1400 रुपए। आप कुछ भी चार्ट बनते आ रहा है, आपने इस प्राइस के ऊपर एक बाइंग का ट्रेड लिया। ठीक है, बाइंग का ट्रेड ले लिया, बाइंग ट्रेड, और आपने 1390 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब इससे ज्यादा का मेरा घाटा नहीं हो। ये आपका क्या है, स्टॉप लॉस। इसे मैं क्या बोलूंगा, स्टॉप लॉस 1 बोल देता हूँ एक बार, अब समझ आएगा आपको 1 क्यों बोला मैंने। ठीक है सर, मेरा ट्रेड यहाँ से मेरे फेवर में चलना शुरू हुआ, कुछ गिरा भी, फिर चलना शुरू हुआ, और ये एक प्राइस पे आ गया। इसका जो इस समय करंट मार्केट प्राइस 2 है, इसे 1 कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, जो करंट मार्केट प्राइस 2 है वो 1450 रुपए है। ठीक है सर, ओके सर, 1450 आ गया। अब सर एक चीज बताओ, ये 50 रुपए का जो पूरा रीजन है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ क्या? मैंने कहा हाँ। सर मान लो ऐसा हो जाए कि यहाँ से कोई एक रेड कैंडल बन जाए और वो यहाँ मेरा डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट कर दे, सीधी एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए। सर मुझे इस बात का डर है, मैं इस चीज को कैसे बचाऊं? मैंने कहा एक काम कर, तू अपने इस स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर ले आ। सर मतलब? मैंने कहा देख, तेरा अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है कि 1450 रुपए मार्केट में, तुझे क्या है कि 10 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो तू क्या कर, अपने इस स्टॉप लॉस को उठा के, पुराने वाले को तू उठा के ले आ यहाँ पे। सर ये क्या है? सर इसे SL2 का नाम दे दो। लेट अस सपोज ये आपकी प्राइस है 1420 रुपए, लेट अस सपोज ये आपकी प्राइस है 1420 रुपए, आपका स्टॉक अभी 1450 पे है, आपका 50 रुपए का फायदा है क्योंकि आपने 1400 रुपए पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक, आप चाह रहे हो कि मेरा ये रिस्क खत्म हो जाए कि अचानक से अगर स्टॉक 1450 से गिर के 1390 आ गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो उस आपकी सिचुएशन को खत्म करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा अपने स्टॉप लॉस को ऊपर उठाऊंगा और 1420 तक ले आऊंगा। अब सर क्या है, अब अगर ये स्टॉक आपके अगेंस्ट में गिरना भी शुरू हुआ ना, तो आपका ब्रोकर 1420 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सर ये बढ़िया बढ़िया विन विन सिचुएशन नहीं हो गई क्या? मैंने कहा कैसे, तुझे दिख गया क्या? बोले हाँ सर मुझे दिख गया, आपके बोलने से पहले समझ आ गया। मैंने कहा क्या? बोले सर अगर 1420 पे मेरा ब्रोकर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, बट सर मैंने तो वैसे भी 1400 पे बाइंग की हुई है, 1400 पे, 1420 पे भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो भी तो मेरा प्लस 20 रुपीज का फायदा है। मैंने कहा बस यही तो कंसेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि अगर आपका ट्रेड आपके मूवमेंट के हिसाब से, आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से मूव करना शुरू हो चुका है, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को उसी प्राइस पे नहीं रखोगे कि 1390 पे रहने दूंगा, वरना मतलब ही क्या रहा, नेट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा और साथ में घाटा भी लग जाएगा। मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मेरा ट्रेड मेरे फेवर में मूव करना शुरू हुआ, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के ऊपर लेते आऊंगा प्राइस को, ताकि अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू भी हो या ट्रेंड रिवर्स भी हो जाए, तो मेरे उस स्टॉप लॉस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, मैं बाहर आ जाऊं और मैं नेट प्रॉफिट में रहूं। तो सर ये समझ आया क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। नहीं आया तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वापस पीछे जाके देख सकते हो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या कंसेप्ट है। बट मोटा मोटा मैंने अच्छे समझाने की कोशिश किया, होप सो आप सबको समझ आया होगा। तो ये आपका कंसेप्ट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। बोले ठीक है सर, ये भी मुझे समझ आ गया। अब सर ये एवरेजिंग क्या है?
मैंने कहा आजा एवरेजिंग समझते हैं, क्या दिक्कत की बात है, एवरेजिंग समझते हैं बढ़िया से। बोले हाँ सर समझाओ, इतना अच्छा आप समझा रहे हो कि सर मजा आ जा रहा है। मैंने कहा थैंक यू, लाइक कर देना तभी मजा आएगा। चलो सर एवरेजिंग समझते हैं। सर एवरेजिंग तो मैंने ना बचपन में देखा था कि मान लो मेरे पास एक एप्पल है और एक हाथ में एक एप्पल है, दूसरे हाथ में एक और एप्पल है, ठीक है। एक की कीमत मेरे को पड़ी 20 रुपए, एक की कीमत मुझे पड़ी 10 रुपए। तो सर अगर मैं इनकी एवरेज प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करता था सर, मैं दोनों की प्राइस को ऐड करता था, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कर देता था, तो मेरी एक एवरेज प्राइस आ जाती थी। ठीक है, वो ना तो ऊपर वाली ज्यादा प्राइस के बराबर होती थी और ना वो नीचे वाली छोट कम प्राइस के बराबर होती थी, वो एकदम सेंटर में आ जाती थी। ठीक, तो बोले हाँ सर। बोले सर ये स्टॉक में कैसे अप्लाई होता है? मैंने कहा आज स्टॉक में देखते हैं। मैं मानता हूँ आपका मार्केट में, अरे सर कलर चेंज कर लो सर, सर हर जगह नीला नीला आसमान क्यों बनाना चाहते हो सर? मैंने कहा सॉरी। मैं मानता हूँ आपने एक ट्रेड लिया, बाई किया एट लेट अस सपोज 1500 रुपए पे, क्वांटिटी 100, ठीक है। ये मैं मानता हूँ रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, मोटा बाई की कंपनी है। आपको पता है ये स्टॉक अगर अभी शॉर्ट टर्म में टूट भी गया तो भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि मोटा भाई की कंपनी रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप है, एक दिन में तो खत्म हो नहीं जाएगा, एक दिन में तो दिक्कतें हो नहीं जाएगी। तो आपको पता है कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में कमा के देगा। ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि सर ये आज की डेट में मानता हूँ, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 नवंबर 2025, आज 14 है क्या है, सॉरी आज 15 नवंबर है। तो मैं मानता हूँ 15 नवंबर को आपकी 1500 रुपये की प्राइस थी। ठीक है, 15 नवंबर को आपकी 1500 रुपये की प्राइस थी। ठीक है सर, सर मेरे लेते ही ना 16 नवंबर को ही गिर गया, और गिरा गिरा कितना, 16 को ही गिना, 16 को ही गिर के आ गया 1450 रुपये, 17 को ही गिर के आ गया 1440 रुपये, और ऐसे करते करते सर ये 20 तारीख तक ना 1400 रुपये पे आ गया। अब सर मुझे ये तो पता है कि मोटा भाई की कंपनी फ्यूचर में बढ़ेगी, बट सर अभी जो मेरे को घाटा दिखा रहा है उसका मैं क्या करूं? मेरे को अभी तो डर लग रहा है ना, दिल में दुख दुख हो रहा है। तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा एक चीज बता, तूने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है, प्राइस नीचे आ गई, अगर तू नीचे भी स्टॉक बाय कर ले तो क्या वो ओवरऑल तेरी बाइंग प्राइस को नीचे ले आएगा एवरेज आउट करके? सर कैसे? मैंने कहा देख, मान ले 1500 पे तूने 100 क्वांटिटी बाई की है, जब प्राइस 1400 आया तूने वापस से बाइंग की, कितनी क्वांटिटी? लेट अस सपोज तूने 50 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक, अनइवन क्वांटिटी है, प्राइस नीचे आ गया, सस्ते में तूने खरीद लिया क्योंकि तेरे पास इतना ही पैसा बचा था कि तू 50 क्वांटिटी खरीद सकता है। बोले सर ठीक है। सर अब ना आप एक कैलकुलेशन करके एवरेज प्राइस फाइनल ले आओ, क्या होता है फाइनल एवरेज प्राइस, क्या होगी कि मेरे अकाउंट में जब शेयर क्रेडिट होंगे आफ्टर सेटलमेंट तो किस प्राइस पे शेयर क्रेडिट होंगे? मैंने कहा ध्यान से समझना, पहले तूने 1500 रुपये के प्राइस पे बाई किया, कितनी क्वांटिटी बाय कर ली? 100 क्वांटिटी, इतने का तेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर प्लस किया मैंने, तूने 1400 रुपये पे फिर से बाइंग की, कितनी क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी, ये तेरा एक और बार बाइंग हुआ, बाइंग 1, और ये आपका बाइंग 2, और डिवाइड बाय मैं कर दूंगा तेरी अभी तक टोटल क्वांटिटी कितनी तू बाय कर चुका है, 150 क्वांटिटी। तो सर अब आप एक बार ना इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दो, कैलकुलेटर यूज कर लो, आपकी मर्जी, आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। 1500 इंटू 100 प्लस 1400 इंटू 50 और डिवाइड बाय आपका 150, तो सर ये प्राइस हो गई 1466.66। तो सर ये तो बढ़िया चीज हो गई, पहले मैंने 1500 पे बाइंग की हुई थी और मेरी प्राइस ऊपर थी और मुझे डर लग रहा था कि प्राइस गिरे पे गिरे जा रही है, मैं कैसे अपनी ओवरऑल बाइंग प्राइस को नीचे लाऊं। तो सर मैंने नीचे सस्ते पे फिर से खरीदा, और मैंने जैसे ही फिर से खरीदा, ये एप्पल वाली बात हो गई, एक एप्पल 20 रुपए का, एक एप्पल 10 रुपए का। अब मान लो मैं 10 रुपए पे जो एप्पल खरीदे वो मैं मान लो 2 खरीद लेता, तो मैं 10 इंटू 2 कर देता, प्लस मेरा एक एप्पल जो 20 रुपए पे 20 इंटू 1 करता, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 3 कर देता, तो उन तीनों एप्पल की एवरेज प्राइस निकल आती। यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे 150 शेयर्स की मैंने एवरेज प्राइस निकाल दी कि मेरे को एक शेयर कितने के भाव पे पड़ा। तो मैंने क्या किया, पहले जो हाई प्राइस पे था उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जब वो लो प्राइस पे आया उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाय मैंने कर दिया टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो इस तरीके से आप आपकी एवरेज प्राइस को लेके आते हो नीचे। एवरेजिंग का कंसेप्ट होता है कि आप ओवरऑल, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आप ओवरऑल बाइंग प्राइस को डाउन करते हो। ठीक है सर, समझ आया मुझे। अब सर मेरे साथ ना एक दिक्कत और होती है, चलो ये तो मैंने बाइंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस को मैंने एवरेज कर लिया।
सर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं किसी ट्रेड में घुसता हूँ, मैं डर के मारे कम क्वांटिटी खरीदा और वो ट्रेड बहुत अच्छा मूव कर गया, मतलब 5-6% भाग गया एक ही बार में। बट सर मेरे को रिग्रेट है कि यार मैंने कम क्वांटिटी खरीदी और मुझे अभी आगे इसमें पोटेंशियल स्कोप दिख रहा है कि और भागेगा। सर अब इस केस में मैं क्या करूं? मैंने कहा एक काम करना, इस केस में तू क्या कर, इस केस में तू फिर से खरीद ले। अरे सर फिर से खरीदने बोल रहे हो, महंगा हो गया ना शेयर। सर महंगे शेयर को मैं वापस, मतलब शेयर को मैं महंगे प्राइस में क्यों खरीदूं? मैंने तो नीचे की प्राइस पे खरीदा हुआ है। अगर मैं महंगी प्राइस पे खरीद लूंगा तो सर ये तो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस को ऊपर लेके आ जाएगा। मैंने कहा हाँ लेके आ जाएगा, तो सर ये तो मेरा नुकसान हो गया ना। मान लो सर मैंने 1400 पे बाइंग की है, 1400 पे बाइंग की है, बढ़ते 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 1600 आ गई। अब अगर मैं 1600 पे भी बाइंग कर लूंगा, यहाँ पे मैंने बाय किया, अगर मैं यहाँ भी बाय कर लूंगा तो मेरी एवरेज प्राइस तो कहीं ना कहीं 1400 से ऊपर आ जाएगी एवरेज प्राइस। मैंने कहा हाँ आ तो जाएगी, पर तू एक चीज समझ, क्या तेरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी? अब अगर तेरी क्वांटिटी बढ़ गई और एवरेज प्राइस तेरी ऊपर भी आ गई, तो क्या तू क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेगा बड़ी क्वांटिटी से तो तेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा? बोले हाँ सर। बोले सर समझा दो एक बार एग्जांपल से। मैंने कहा केस वन ले, तूने बाय किया, बाय वन B1 लिख देता हूं मैं, बाय किया 1400 के रेट पे 100 क्वांटिटी, ठीक है। फिर तूने दूसरी बार जब बाय किया तब 1600 की रेट पे, 1600 की रेट पे कितनी क्वांटिटी, मान लेते हैं 50 क्वांटिटी। तो सर यहाँ पे आपका कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? 1,40,000। और सर यहाँ पे आपका कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? 80,000, ठीक है। ये मेरी इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टेड अमाउंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है सर ये तो मुझे समझ आया। अब सर एक बार कैलकुलेशन करके दिखाना। मान लो एवरेज प्राइस निकालते हैं कि एवरेज किस प्राइस पे मेरे पास शेयर अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो निकाल लो भाई। 1400 इंटू 100 प्लस 1600 इंटू 50 डिवाइड बाय 150 क्वांटिटी, अमाउंट को ऐड कर दो, 2,20,000 डिवाइड बाय 150, क्या फिगर आता है फाइनल निकाल लेते हैं पॉइंटों में। 2,20,000 डिवाइड बाय 150, ये आपका फिगर भाई 146.66। तो सर ये तो मेरा घाटा हो गया ना। मैंने तो 1400 पे बाय किया था, ये 66 पॉइंट को कहाँ से मैं कवर करूं? मैंने कहा एक चीज सोच, अगर तू ये बाइंग नहीं करता, मैं मान लेता हूँ तूने 1400 पे ही सिर्फ बाय किया हुआ होता, सिर्फ 1400 पे बाय किया होता 100 क्वांटिटी, समझना ध्यान से समझना। अब तेरा स्टॉक अभी करंट 1600 रुपए के भाव पे है, करंट मार्केट प्राइस 1600। तो इस केस में तेरा प्रॉफिट कितना होगा एक बार गिनना। 1600 माइनस 1400, 200 रुपीज, और उसके साथ साथ तेरी 100 क्वांटिटी है, तो मतलब तेरा 20,000 का प्रॉफिट हो गया क्या? सर हाँ 20,000 का प्रॉफिट हो गया। बट सर एक चीज बताना, अगर मेरी एवरेज प्राइस जो मैंने बाइंग करके और खरीद ली 1600 की प्राइस पे और बाइंग की, तो मेरी एवरेज प्राइस ऊपर हो गई, ठीक है सर। अगर मैं एवरेज 146.66 पे बाय करता हूँ और मेरे पास 150 क्वांटिटी है, सर अब एक बार कैलकुलेशन करके बताओ तो जादू देखे क्या सर? मैंने कहा हाँ जादू देखते हैं, आजा। 1600 माइनस 1466.66, ये आपका 133.34 पॉइंट्स का डिफरेंस हुआ, इनटू में 150 क्वांटिटी। सर ये ना, क्या ये 20,000 रुपये एक, 20,000 एक रुपये हो गया क्या? सर क्या मेरा 1 रुपये का फायदा हुआ? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्वांटिटी कम बाय की। अगर आप 100 की 100 क्वांटिटी और खरीद लेते, जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, आपका फायदा बढ़ता जाएगा। इससे क्या फायदा होता है कि जब आप मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो और डर के मारे आपने कम क्वांटिटी खरीदी, अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में चलना शुरू हो जाता है तो आपको अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है अगर, तो आप क्वांटिटी को बढ़ाओ, क्योंकि आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है प्राइस में, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा आपका प्रॉफिट। तो देखा हमने जैसा कि 146.66 पे भी अगर बाय हुआ, आपको लग रहा है सर 66 रुपीज का तो मेरा घाटा होना चाहिए, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, 1 रुपए का ज्यादा फायदा हुआ ना आपको। अब अभी अपन इतने कम शेयर पे समझ रहे हैं इसलिए आपको 1 रुपए का फायदा ज्यादा नहीं लग रहा, बट हुआ तो ज्यादा ही ना फायदा। ऐसा तो है नहीं 20,000 से कम हो गया। बोले हाँ सर एकदम पते की बात बोली आपने, तो क्या इसे ही पिरामिडिंग कहते हैं? अरे सर आप बिना बताए पढ़ा भी गए पिरामिडिंग? मैंने कहा हाँ, पिरामिडिंग का मतलब ये होता है, अगर आप पिरामिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो पिरामिड क्या इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आपने जब मान लो यहाँ पे बाय किया, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, आप हर एक लेवल पे बाय करते जाओ, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होता है क्या? आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होता है क्या? बोले सर एकदम पते की बात बोली सर, ये तो बवाल चीज बताई है आपने। मैंने कहा बस जान जा और आगे बढ़ और मौज ले। तो सबको क्लियर हुआ क्या पिरामिडिंग? नहीं हुआ तो सेम कंसेप्ट वापस से वीडियो को रिमाइंड करो, समझो,
नोट्स डालूंगा, नोट्स को पढ़ो, समझ जाओगे। इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है ये कि आपको समझ ना आए। ठीक है, ना आए। सर ये कैसे बोल रहे हो आप, सर क्या हो जा रहा है आपको? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, एकदम मजे में। तो एवरेजिंग पिरामिडिंग का कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आर्बिट्राज की तरफ। आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज देखो, अपन लोगों के काम में सबसे कम आने वाली चीज है। आर्बिट्राज हमारे काम में नहीं आता है। सर क्यों नहीं आता है? मैंने कहा देख, आर्बिट्राज क्या होता है, पॉइंट्स को हम कैप्चर करते हैं, बहुत छोटे पॉइंट्स को। सर बहुत छोटे मतलब एक दो पॉइंट्स ना? मैंने कहा ना 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 ना, 0.01 वाले पॉइंट्स, कि जैसे 0.01 है, 0.001 है। सर इतने में कैसे कैप्चर कर पाएंगे? मैंने कहा बस, रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, मान लो आप 10,000 शेयर खरीदे, 1,000 शेयर खरीदे, अब उनको आप 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना फायदा नहीं है। ठीक है, बट वहीं पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लाखों में करोड़ों में शेयर्स खरीदते हैं, उनके लिए 0.01 भी मैटर करता है। पता है ना आपको? ठीक, इसको इस तरीके से समझना। आर्बिट्राज क्या होता है, आपके पास दो एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आप लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मान लो, फॉर लेट अस सपोज, आपके एक स्टॉक की प्राइस चल रही है 140 रुपीज 0.01 पैसे। ठीक, और बीएसई पे आपके उसी स्टॉक की प्राइस चल रही है 140 रुपीज 0.03 पैसे। सर ये कैसे हुआ? मैंने कहा देख, दोनों एक्सचेंज पे अलग अलग प्राइसेस है, एक में सस्ता है, दूसरे में महंगा है। तो मैं क्या करूंगा? सर मैं सस्ते वाले से खरीद लूंगा और महंगे वाले से बेच दूंगा, और जब दोनों प्राइसेस मैच हो जाएगी, क्योंकि मैच होना तो जरूरी है, आपकी कभी भी प्राइस मिसमैच नहीं रह सकती, आपको उसको बाय करके सेल करके उसको मैच करनी पड़ेगी प्राइस को दोनों एक्सचेंज पे। तो सर सस्ते वाले प्राइस जहाँ पे है एक्सचेंज के ऊपर, वहां पे मैं बाय करूंगा, और जहाँ महंगे वाली प्राइस है वहां पे मैं सेल करूंगा, और मैं उसके बीच का जो मेरा गैप हुआ ना, मैं उससे पैसा बना लूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू बना तो लेगा, बट क्या तेरे को बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाने देंगे? मैंने कहा नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? मैंने कहा जब भी इंस्टीट्यूशंस को या बड़े ट्रेडर्स को, जो एच होते हैं, एच भी नहीं बोलना गलत होगा, जो आपके इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, फर्म्स है, जेपी मॉर्गन जैसी, जो इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम से ट्रेडिंग कर रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस प्राइस का मिसमैच उनको जहां भी दिखता है, वो इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो बड़े ट्रेड्स प्लेस करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड्स प्लेस करते हैं, और वो प्राइस को मैच कर देते हैं। तो रिटेलर्स को जब तक पता चलता है उस प्राइस के बारे में, तब तक वो प्राइस ऑलरेडी मैच हो जाती है। तो हम लोग उस 0.01 रुपीज के, 0.02 रुपीज के गैप पे पैसा नहीं बना सकते। तो इसी गैप को जो कवर करते हैं, इस छोटे से पॉइंट्स को जो कैप्चर करते हैं, इसे हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस के लिए काम में आता है, रिटेलर्स के लिए काम में नहीं आता है। ये टर्म आपके दिमाग में बस होनी चाहिए, इतना इसका सिग्निफिकेंस है नहीं, आपको इसको अप्लाई करके नहीं देखनी है, क्योंकि ये चीज़ आप कर भी नहीं सकते। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट में दिखेगी, क्योंकि उसको मार्केट खुद ही करेक्ट कर लेता है। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्राज। ठीक है सर। सर इसके बाद आपने क्या टर्म लिखी है? मैंने कहा आजा देख लेते क्या टर्म लिखी है। सर टाइम फ्रेम। सर टाइम फ्रेम क्या होता है? मैंने कहा सर बोले यार टाइम फ्रेम तो सर यार क्यों बताने की बात है, सर समझ आता है मुझे। 1 मिनट का मतलब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। इसका मतलब एक 5 मिनट में मेरे कैंडल ने क्या क्या मूवमेंट दी, मेरे को वो दिखेगा। मेरा स्टॉक 5 मिनट में कितना मूव किया, मेरे को वो दिखेगा चार्ट पे। जब मैं 1 मिनट डालूंगा तो मेरे को 1 मिनट में चार्ट ने क्या क्या मूव किया, स्टॉक ने क्या क्या मूव किया, वो दिखेगा। 15 मिनट डालूंगा तो 15 मिनट में क्या मूवमेंट आई, वो दिखेगी। इस तरीके से 1 डे, 1 आवर, 1 वीक, अलग अलग टाइम फ्रेम पे मेरे को उतने टाइम की मूवमेंट दिखेगी। तो इसे कहते हैं टाइम फ्रेम्स। इसको बताने की एज सच एकदम लिख के जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग, यह कॉमन सेंस की बात है, मतलब ये आपको समझ आ जाएगा। और इसको जब हम चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, तो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जो स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे आप ट्रेड करते हो, वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक गैप के बीच में आप किसी टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, मान लो 1 मिनट में कर रहे हो, 5 मिनट में कर रहे हो, अलग अलग टाइम फ्रेम, तो इसे कहते हैं हम लोग टाइम फ्रेम्स। ठीक, इसके बाद आपका आता है फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ये क्या होता है सर? मैंने कहा आजा भाई समझ लेते हैं फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या होता है। सर एक चीज बताओ, मान लो मैं हूं और आप हो, ये मैं हूं और ये आप हो। मान लो आपको मेरे से कुछ खरीदना है, तो आप क्या करोगे? आप मेरे पास आए, बोले कि भाई मेरे को ये चीज़ खरीदनी है और तेरे पास ये चीज़ है, तू मुझे बेच दे। बोले हाँ बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई ये कंडीशन है, आज से 1 महीने बाद मैं तेरे से खरीदूंगा, बट उसकी प्राइस अपन आज ही डिसाइड कर लेते हैं। बोले ये भी ठीक है। बोले ठीक, एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। आप आए मेरे पास कि यार भाई, मतलब व्यू समझना, आपको लगता है कि गोल्ड आज से 1 महीने बाद बढ़ेगा,
लेट अस सपोज अगर अभी गोल्ड की प्राइस 1,26,000 रुपये है, करंट मार्केट प्राइस, तो आपको ये लगता है कि आफ्टर 1 मंथ गोल्ड की जो मार्केट प्राइस होगी वो 1,30,000 हो जाएगी। बट आपको ये श्योर हो कि 1,30,000 हो जाएगी, ठीक। और आप चाहते हो कि मैं अभी 1,26,000 की प्राइस सेट कर लूँ कि 1 महीने बाद मैं इससे बाय करूंगा, 1,26,000 पे तू मुझे गोल्ड देगा और 1,30,000 हो जाएगी तो मैं जाके मार्केट में एक और किसी और को बेच दूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? तो बोले ठीक है। आप मेरे पास आए कि सर मेरे को ना गोल्ड खरीदना है 1 महीने बाद, और अभी मार्केट में क्या भाव चल रहा है? मैंने पूछा आपसे, तो आपने कहा सर अभी गोल्ड का भाव चल रहा है 1,26,000। ठीक है, मुझे लगता है कि सर गोल्ड ना 1,30,000 तक जाएगा, ठीक, 1 महीने बाद। बट मेरे को ना आपको 1,30,000 में उस समय नहीं खरीदना आपसे, मेरे को आपसे अभी खरीदना है 1,26,000 की प्राइस पे। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आज से 1 महीने बाद आपको लगता है कि गोल्ड 1,30,000 जाएगा, तो आप मेरे पास आए कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट पे मैं आपसे गोल्ड की डिलीवरी लूंगा, बट उसकी प्राइस अपन लोग आज ही डिसाइड कर लेते हैं। हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया। बोले सर ऐसे बोलने से तो बात होती नहीं, पैसे में नो रिश्तेदारी। तो ठीक है, इस टाइप का हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया। इसके अंदर क्या क्या डाला हमने? हमने कहा आज से 1 महीने बाद, जैसे कि आज 15 नवंबर है, तो 15 दिसंबर पे मैं आपसे गोल्ड ले लूंगा, गोल्ड डिलीवरी लूंगा, और मैं आपसे गोल्ड की प्राइस सेट कर रहा हूं कि अभी मैं आपसे 1,26,000 रुपए की प्राइस सेट करता हूं। मतलब आज से 1 महीने बाद गोल्ड किसी भी प्राइस पे जा सकता है, 1,30,000 भी जा सकता है या 1,20,000 भी आ सकता है, दोनों साइड मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, बट मैं किसी भी साइड की मूवमेंट हो जाएगी, मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा 1,26,000 पे ही। ठीक है, मैंने आपसे डील किया कि तू आ जाना 1 महीने बाद, जो भी प्राइस होगी मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को 1,26,000 के भाव पे गोल्ड दे दूंगा। ठीक है सर। अब सर यहाँ पे दो केस हो सकते हैं क्या? एक चीज तो ये हो सकती है कि आपका केस 1 तो ये हो सकता है कि 1,26,000 की जो प्राइस थी, आफ्टर 1 मंथ आपकी गोल्ड की जो मार्केट प्राइस है वो 1,20,000 आ गई। और केस 2 वो ये हो सकता है कि आफ्टर 1 मंथ आपका जो गोल्ड है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 1,30,000 आ गई। अब सर आप आए 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर को आप आए मेरे पास कि प्रांजल सर गोल्ड ना अभी 1,20,000 पे है, तो मेरे को ना आपसे गोल्ड खरीदना है। मैंने कहा अरे क्या पागलों की बात कर रहा है, अपना 1 महीने पहले पेपर साइन हुआ था, याद नहीं है तुझे कि तू 1,26,000 पे खरीदेगा चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस चल रही होगी? बोले हाँ सर याद तो है, भूल गया था, सॉरी। मैंने कहा अरे ऐसे मत भूल यार। तो ठीक है, तूने बोला था 1,26,000 पे खरीदेगा, तो तू 1,26,000 पे ही खरीद। अब मेरे इस केस में क्या फायदा हुआ? मेरा 6,000 रुपये का फायदा हुआ, और आपका क्या फायदा हुआ? आपका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ सर। सर हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, हमारा तो नुकसान हुआ ना। मैं मार्केट में जाके 1,20,000 में खरीद सकता था, बट मैं आपके साथ डील किया था 1,26,000 में खरीदूंगा, इसलिए मेरे को आपसे 6,000 महंगा खरीदना पड़ रहा है। तो इसमें आपका क्या लॉस हुआ? आपका लॉस कितना हुआ? आपका लॉस हुआ -6,000 रुपये का। और सेम इस केस में आप आए मेरे पास कि सर गोल्ड ना अभी मार्केट में 1,30,000 चल रहा है, ठीक है, मैंने तो आपसे पेपर साइन किया था 1,26,000 में आप गोल्ड दोगे, तो दे दो सर गोल्ड 1,26,000 में। इसमें आपका फायदा हो गया, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, मेरे को देना पड़ेगा आपको 1,26,000 में। मैं किसी और को बेच सकता था 1,30,000 में, बट नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ लीगली कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो ठीक है सर, इस केस में हमारा कितने का फायदा हुआ? +4,000 रुपये। तो फॉरवर्ड ट्रेड समझ आया आपको? आज से 1 महीने बाद के व्यू बना के आपने एक ट्रेड लिया और दो लोग आके एग्रीमेंट किए, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ट्रेड। इसका क्या मतलब होता है? आज से एक फ्यूचर डेट में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, बट उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी सब कुछ मैं आज की करंट डेट पे डिसाइड कर लूंगा। इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ट्रेड, ठीक। अब सर इसमें क्या डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं? बोले हाँ सर, हो सकता है सर 1 महीने बाद जैसे अगर गोल्ड की प्राइस 1,20,000 आ गई तो मैं आपके पास आया ही नहीं, कि मैं प्रांजल सर से क्यों गोल्ड खरीदूंगा, मैं मार्केट में जाके सस्ते में खरीद लूंगा। आप पेपर लेके घूमते रहो कि प्रांजल का कि आप मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। बट ठीक है, आप आए नहीं मेरे पास, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको पेपर लेके कि कहाँ गए सब लोग जो डील किए थे मेरे से 1,26,000 की, आप आए नहीं, तो हो गया डिफॉल्ट। दूसरा ये केस हो सकता है कि मैं गायब हो गया,
जब प्राइस 1,30,000 आई, मैं गायब हो गया, मैं दुबई चला गया। अब आप लोग वेट कर रहे हो क्या कि प्रांजल सर कहाँ गए, कहाँ गए प्रांजल सर, हमें हमारा 1,26,000 की डील हुई थी, मार्केट में 1,30,000 चल रहा है, कहाँ गए प्रांजल सर, कर गए डिफॉल्ट। ठीक, तो आपका डिफॉल्ट होने का रिस्क है क्या? तो सर हाँ। तो फॉरवर्ड मार्केट में अगर आप फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हो, दो लोग आके फिजिकली मिल रहे हो, और सब इसके अंदर जो भी आपके स्पेसिफिकेशन होते हैं कि कितनी क्वांटिटी कितनी प्राइस, सब कुछ आप दो लोग मिलके ही डिसाइड करेंगे, इसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं होता है। तो क्या इसके अंदर डिफॉल्ट का रिस्क होता है? डिफॉल्ट रिस्क होता है। और क्या इसके अंदर काउंटर पार्टी रिस्क होता है? सर हाँ, काउंटर पार्टी मतलब मेरे आप में से कोई आया ही नहीं, क्या काउंटर पार्टी रिस्क होता है? हाँ। तो ना ये रिस्क जब बढ़ने लग गए तो एक्सचेंज ने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बहुत रिस्क हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक्सचेंज ने क्या किया कि ठीक है, अब दो लोग ट्रेड करेंगे, वैसे ही डीलिंग्स करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा, बस अब लोग वो एक्सचेंज पे आके ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सचेंज पे आएंगे, लोग साइन करेंगे और एक एक इनिशियल अपना डिपॉजिट मार्जिन देके जाएंगे। मतलब इनिशियल एक एक पैसा थोड़ा सा रख के जाएंगे ताकि वो लोग कहीं भाग ना पाए, घूम फिर के वापस आए एक्सचेंज पे, अपना पैसा तो उठाने आएंगे, जब उठाने आएंगे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो एक्सचेंज ने बोला तुम आपस में मिलने की जगह मेरे पास आओ, मैं तुम दोनों को मिलाता हूँ, तुम्हारा ट्रेड सेटअप बनवाता हूँ, और तुम उसके बाद इनिशियल दोनों मार्जिन पे कर दो, और ताकि तुम लोग दोनों सेफ रहो कि दूसरा डिफॉल्ट ना कर दे, क्योंकि वो भी पैसा दे के गया है, आपने भी पैसा दिया है, तो अब आपको पैसे की तो चिंता है, भागोगे कहाँ? तो आप एक्सचेंज के पास आके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। तो एक्सचेंज ने बोला कि यार ठीक है, मैं आपसे ट्रेड कराऊंगा और दो पार्टी को मैं मिलाऊंगा, बायर सेलर को, और उसके बाद मैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनवाऊंगा ताकि डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो जाए। और सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक होगा, अब आपको फिजिकली मिलने की बात ही नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस करो, इधर का ऑर्डर उधर मैच हो गया, प्राइस मैच हो गया, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक महीने या जितने भी महीने की आपने एक्सपायरी के हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, एक्सपायरी होती है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपायरी डेट। तो एक्सचेंज ने बोला कि सब कुछ हम पहले से डिसाइड कर लेंगे, सारी कंडीशंस पहले से होगी, सेम फॉरवर्ड की तरीके काम होगा, बस अब एक्सचेंज पे आके काम होगा। तो जो एक्सचेंज के ऊपर आके काम होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर मार्केट। उसमें फॉरवर्ड नहीं आता है टर्म, उसमें फ्यूचर टर्म आता है, क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सेम चीज़ है, फ्यूचर की एक डेट के ऊपर आप डिलीवरी लोगे या फिर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बट उसकी सारी कंडीशंस, प्राइस, क्वांटिटी, किस चीज़ का आप कौन से एसेट में ट्रेड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आज की करंट रेट पे डिसाइड हो जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स हमारे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। क्या यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क जीरो हो जाता है क्या? हाँ सर, डिफॉल्ट रिस्क जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज ने हमसे ना पहले ही मार्जिन रखवा लिया और हमें आना ही पड़ेगा, और हम भाग नहीं सकते क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, ऑलरेडी ऑर्डर मैच हो रखा है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई होगा। क्या यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क जीरो हो जाता है क्या? जाओगे कहाँ आप? तो इसके साथ हम लोगों ने आज जो जो टर्म्स कवर करने का हमने टारगेट लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, हमने सारी टर्म्स को, एक एक टर्म को अच्छे से समझा है। होप सो आप सबको समझ आया हो। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो, चीज़ें समझ आ जाएगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। और बाकी तो आपको होपफुली सब कुछ दिमाग में बैठ गया हो। रिवीजन करो तभी दिमाग में बैठेगा, चीज़ें प्रैक्टिकली बाद में अप्लाई करोगे तो वो चीज़ों को आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रैक्टिकली समझोगे तो याद करने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, फिक्स डिपॉजिट हो, बहुत सारी टर्म्स आपने सुनी होगी। तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन कर सकते हो अगर आप एक रिस्क टेकर ट्रेडर हो, और या फिर रिस्क टेकर इन्वेस्टर हो, या फिर आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, तो आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करना है, वो चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और उसके बाद हम हमारा मेन टॉपिक जो कि टेक्निकल एनालिसिस है उसकी तरफ बढ़ेंगे। वहां से आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं ये गारंटी देता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से चीजें कवर होगी। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आई है, आपने अभी तक वीडियो देखी है पूरी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर करो जितना कर सकते हो, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यार ये करते हो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप मेरे सामने लाइव नहीं बैठे हो। ठीक है, अब मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेरे सामने आप बैठे नहीं हो, तो मेरे को पता नहीं आपको समझ कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो कमेंट में आप लिखो, अगर कुछ भी डाउट है तो डाउट भी लिखो, डाउट में नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर करूंगा बिल्कुल। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो लोगों के साथ करो, क्योंकि हमारा जो मिशन है फाइनेंशियल लिटरेसी का, उसको हमें आगे लेके इसी तरीके से जा सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार चाहिए। और बाकी आपने अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है।
तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, प्रांजल शर्मा, बाय बाय, टेक केयर।